बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का पाकिस्तान का दौरा मनसूख करना, उसके कुछ चश्मकुशा इंकशाफात सामने आए हैं। आज वफाकी वज़ीर दाखिला और वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें कुछ हक़ाइक़ बयान किए हैं, ताने बाने जोड़े हैं कि किसको ईमेल भेजी गई और किन अल्फाज पर मबनी ईमेल भेजी गई, वो अकाउंट कहां से जनरेट हुआ, वीपीएन लगा के कहां का एड्रेस दिया गया। मुलाहिजा कीजिए। 21 अगस्त 2021 को अभिनंदन मिश्रा है, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में फेस टेररिस्ट अटैक इन पाकिस्तान। अभिनंदन मिश्रा है, संडे गार्डियन के ब्यूरो चीफ हैं। इंटरेस्टिंगली इनके बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स जो हैं वो मिलते हैं अमरुल्लाह सालेह से। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की गुफ्तगू आपने सुनी। राना अजीम साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, जिस तरह हमने गुज़श्ता हफ्ते तफसीलन इस पर बात की कि ये ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, आज फिर उसी तरीके से वफाकी वज़ीर दाखिला और वफाकी वज़ीर इत्तलात ने उसका बैन सबूत पेश किया। तो क्या समझते हैं इस नेक्सस के पीछे कौन कौन से अवामिल कार फरमा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें यासर, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो, ताने बाने भारत से मिलते हैं। पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करने हो, पाकिस्तान के अंदर मजहबी फसादात कराने हो, पाकिस्तान के अंदर लिसानी फसादात कराने हो, और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के दरियाओं में पानी बगैर इतला के छोड़ना हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की आबी कोई जारहियत करनी हो, तो हर चीज़ भारत से निकलती है। क्योंकि बहुत सी कुव्वतें जो गैर मुल्की कुव्वतें और कुव्वतें हैं वो भारत के साथ मिलकर ये सब कुछ करते हैं। हमने उस दिन भी कहा था कि इसके पीछे भारत है, आपने निशानदेही की, उसकी आज तस्दीक हो गई। बात यह है कि यासर, ये सिर्फ 2 या 3 मेल्स की बात नहीं, ईमेल्स की बात नहीं, 2 या 3 जो है वो वहाँ पे आप ये कहें कि जनाब अकाउंट बना के किए गए, उसकी बात भी नहीं। ये चीज़ें तो वो हैं जो सामने आ गई हैं, लेकिन असल देखने वाली चीज़ क्या है? क्या इन जाली मेल्स के ज़रिए, इन जाली ट्वीट्स के ज़रिए, इन जाली ख़बरों के ज़रिए क्या इंटरनेशनल क्रिकेट ख़त्म हो जाती है? क्या न्यूजीलैंड, बरतानिया जैसी टीमें जो हैं वो भाग जाएंगी? क्या वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम जो है वो भी भाग जाएगी? कभी ऐसा नहीं होता। ये पूरी एक इंटरनेशनल लॉबी थी और इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 0, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड 0, बरतानिया क्रिकेट बोर्ड 0, दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के अलावा 0 इसलिए है कि इन सब पर इजारादारी है भारत की। यासिर साहब ज़रा गौर करें, क्या इस वक्त पूरी दुनिया में, मैं कुछ पसे पर्दा चीज़ें सामने लाना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट की कोई एक सीरियल हो रही है? कोई एक सीरीज हो रही है? बताएं मुझे। नहीं। बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, श्रीलंका में, वेस्ट इंडीज में, बांग्लादेश में, आयरलैंड में किसी जगह हो रही है? नहीं। जरा गौर करें किस तरह फिर पाकिस्तान के अंदर ये सीरियल्स होनी थी। एक तरफ पाकिस्तान को उन्होंने, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना था, पाकिस्तान की शोहरत को नुकसान पहुंचाना था, दूसरे पर इंडिया ने अपना कारोबार करना था, तमाम क्रिकेट बोर्ड उनके साथ थे। जरा जरा गौर करें ना, आईपीएल में क्या है? इंग्लैंड के कितने खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के 18 खिलाड़ी, टॉप 18 खिलाड़ी जो हैं वो इसमें खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के 17 खिलाड़ी इसमें खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड जिनको बड़ा डर लगता है, उसके जनाब न्यूजीलैंड के 10 खिलाड़ी टॉप 10 पेपर वर्क किया हुआ है जनाब इस पे खेल रहे हैं। बांग्लादेश के 2 खिलाड़ी इस पे खेल रहे हैं। आगे आ जाए साउथ अफ्रीका, इसके 11 खिलाड़ी इसमें खेल रहे हैं। वेस्ट इंडीज के 14 खिलाड़ी इसमें मौजूद हैं। श्रीलंका के 3 खिलाड़ी हैं। अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ी इसमें मौजूद हैं। मुझे बताएं अब कौन सा मुल्क रह गया जिसके खिलाड़ी इसमें मौजूद नहीं है? पाकिस्तान सिर्फ एक रह गया। अब बताएं कि इंडिया की कैसी इजारादारी होगी इस पे कि पूरी दुनिया के अंदर कोई और क्रिकेट सीरीज उस वक्त तक होती नहीं जब तक ये का काम नहीं चलता रहता है। जब तक दुनिया का सबसे बड़ा, जब तक दुनिया में सबसे बड़ी क्रिकेट की बर्बादी यहां पे चलती रहती है। जिस तरह आपने कल एक मैच नहीं देखा कि 6 बॉलों पे एक स्कोर नहीं हो सका, जुआ हो रहा है ना, जुआ है। कौन सा मैच था? कल इसी लीग आईपीएल का। हाँ जी जनाब, पंजाब का था एक मैच और वहां पे हो रहा था। जब दुनिया की क्रिकेट टीमें यहां पे मौजूद हैं, जब दुनिया के, मैंने तो कहा कि खिलाड़ी गिन लेना, मैं चैलेंज करता हूं कि इनमें से एक खिलाड़ी कम है, मुझे कहते हैं जनाब मैं नाम दे देता हूं ये खिलाड़ियों के
ये नाम मेरे पास मौजूद हैं, कौन कौन सा खिलाड़ी कितने कितने में वहां पे गया है। और क्रिकेट बोर्ड जो है दुनिया के, वो बाकी तमाम ममालिक के, वो इनके आगे फकीर बने हुए हैं, इनके आगे मुख्ताज बने हुए हैं। भारत ने एक लॉबी कायम की है, जो लॉबी जो ये सब कुछ कर रही है। तो ये बाकायदा प्लानिंग के तहत, एक इन्होंने अपनी सीरियल बचानी थी, दूसरा सजा देनी थी पाकिस्तान को कि क्यों नहीं अमेरिका को अड्डे दिए, सजा देनी थी कि क्यों अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम किया, सजा देनी थी पाकिस्तान को कि आपके अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट आपके मुल्क में क्यों बहाल हो रही है। ये न्यूजीलैंड की टीम, मुझे एक बात बताएं, बांग्लादेश से चल के पाकिस्तान आने तक 1 माह पहले की एक खबर, वो अब जिसको ये बना रहे हैं, ये बाकी मामला उस वक्त तक उन्हें नहीं पता था। यही न्यूजीलैंड की टीम जब वहाँ से निकल के, होटल से निकल के एयरपोर्ट तक गई, एयरपोर्ट से फिर आगे गई, एयरपोर्ट जाने तक एहसान उल एहसान कोई आया? क्या वहाँ पर कोई और शख्स आया? किसी ने हमला किया? असल मामला ये था कि ये मेल बाकायदा एक प्लानिंग के तहत भारत से ये जनरेट की गई। पैगाम तो आज ही मिल जाना चाहिए था। वज़ीर आज़म इमरान खान से कौमी टीम मिलने गई है, एक गाड़ी आगे पीछे सिर्फ एक कोस्टर। तो ये एक पैगाम दिया गया, ये एक ड्रामा था, और इस ड्रामे का सारा जो हिस्सा था, अब मैं आपको आगे चलता हूँ। ये जिनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जिन्होंने ये जाली मेल्स बनाई, जिन्होंने ये सारा कुछ किया, अब इनके पीछे कौन है? ये कहाँ पे हुए डिस्कस? असल सवाल भारत के अंदर कौन था? फिर इनके पीछे पैसे कौन लगा रहा था? ये जो IPL हो रहा है, इस पे कौन कर रहा है? पाकिस्तान के अंदर बुक मेकरों के किससे राब्ते? मैं 3 नाम ले रहा हूँ। ये 3 नाम वो है जो ये सारा कुछ मैनेज कर रहे थे, जिनके जरिए इन्वेस्टमेंट हो रही थी, जिनके जरिए खाली ये इंटरनेशनल मीडिया में सारा कुछ पहुंचाया जा रहा था, जिनके जरिए हर चीज होती है, जिनके जरिए पाकिस्तान के अंदर भी सहूलतकारों को पैसे दिए जाते हैं। जनाब, आपके पाकिस्तान में कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, सक्खर और रावलपिंडी, कहाँ कहाँ मैं आपको बताऊं कि इनके रूट्स हैं। हमारे ही पाकिस्तान के बुक मेकर्स इनसे अरबों रुपए का लेन देन करते हैं, और उसके बाद जिनको ये कहते हैं उनको पैसे इस तरीके से दिए जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो ये पूरी एक प्लानिंग थी यासर। सुबह से सब ये चला रहे हैं, बिल्कुल फवाद साहब ने तो उल्टा के रख दिया ना, एक एक चीज़ निकाल दी, उनका सब कुछ करके निकाल दिया, और अगला पोस्टमार्टम हमने आपके सामने रख दिया कि भाई क्या हो रहा है। ये जो क्रिकेट मैच सीरियल हो रही है, IPL हो रही है, इसमें जब तमाम दुनिया के ममालिक यहाँ पे होंगे, और अगर पाकिस्तान के अंदर वो सीरियल हो जाती शुरू, तो भाई ये सीरियल तो इनका तो ये जुआ नाकाम हो जाना था, लोगों की तवज्जो होनी थी असल क्रिकेट की तरफ। तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये क्या हो गया, एक तीर से 2 शिकार। आपको पता है, चलिए मैं आपको एक और खबर दे देता हूँ। बांग्लादेश के अंदर क्या भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोगों की न्यूजीलैंड के कुछ अफराद के साथ मुलाकात नहीं हुई? बांग्लादेश में जनाब, कितने दिन पहले, जब ये सीरियल खेलने गए हुए थे। तो उसमें क्या बातें हुई? उसमें बड़ी चीज़ें तय, ये सब कुछ तय था। जो कुछ लोग किसने वहाँ पे क्या ये नहीं हुई कि पाकिस्तान के अंदर आप गैर महफूज होंगे? क्यों नहीं बताते? सवाल पूछें कि बांग्लादेश में इन्हें सिक्योरिटी कितनी मिली थी? बांग्लादेश की ज़रा आप सिक्योरिटी देख लें तो आपको पता चले। शेख जी ने ठीक कहा था कि न्यूजीलैंड में उतनी फ़ौज नहीं है जितनी पाकिस्तानी सिक्योरिटी देती। तो वहाँ पर जो इनको इंडियन क्रिकेटर, इंडियन बोर्ड के कुछ लोग मिले थे, वो किस लिए मिले थे? रूल के मुताबिक तो जब आपकी किसी मुल्क की भी कोई क्रिकेट टीम कहीं जाती है तो वो तो किसी और से मिलती ही नहीं। इनसे क्यों मिले थे? वहाँ पर सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्यों नहीं थी? वहाँ पर सारे मामला क्यों दुरुस्त थे? या सर, बहुत से ताने बाने हाली मिलते नहीं, इनमें से बहुत सी जगहों पे बहुत से लोगों के साथ फिट हैं। तो इसलिए हमें शायद तरक्की पजीर मुल्क समझते हैं, नहीं, मैं आगे भी आके जाता हूँ आगे। इसीलिए एहसान फरामोश हो जाते हैं कि जब कोविड के दिनों में कोई टीम आने को तैयार नहीं थी, पाकिस्तान बरतानिया गया, 3rd क्लास होटल्स में खिलाड़ी रहते रहे, उन्हें बुरी तरह ट्रीट किया गया, लेकिन क्रिकेट की बहाली के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ी वहां पर पहुंचे। लेकिन अब जबकि पाकिस्तान महफूज मुल्क है, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान यहाँ पे आए, हमने सेफ हेवन आपको दी, उसके बावजूद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी। मैंने तो आपको आगे रख दी या सर कि ये इन मुल्कों के ये खिलाड़ी जो हैं, ये इस वक्त इंडियन लीग खेल रहे हैं, और तमाम क्रिकेट बोर्ड जो है ये अपने क्रिकेट बोर्ड से इजाज़त लेके आए हैं। और मैं आपको ये भी कह दूं, ये इंडियन प्रीमियर लीग पाकिस्तान के किसी स्टेडियम में ये इजाज़त लेके खेलने आते, फिर भी इन्हें खतरा ही कोई नहीं था। दुनिया की क्रिकेट बिक गई है पैसे पे, इंडियन पैसे पे बिक गई है,
और इंडिया ने खरीद लिया इन सबको और ये बिक गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इस पे क्यों नहीं बोलती, क्यों नहीं बोलती इस पे, क्यों नहीं इस वक्त, चले बताए दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उस वक्त तक कोई सीरीज क्यों नहीं कराती जब तक इंडियन प्रीमियर लीग चल रही होती है। इतने बेबस है। ये सारी एक मोनोपोली थी जो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने इस्तेमाल की। इंडिया फ्रंट पे आया, दीगर ममालिक जो की एजेंसियां जो आगे नहीं आ सकती थी वो हिस्सेदार बनी और हिस्सेदार बन के एक तीर से दो शिकार किए। एक अपना इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए कि सिर्फ एक ही टूर्नामेंट चलता रहे और वो जो खरबों रुपए चुबे के इनको मिलने हैं, खिलाड़ी बिकने हैं, सब कुछ होना है। मैच किस तरह, मैच फिक्स नहीं होता, अब खिलाड़ी फिक्स होता है। अब पूरे मैच की बात नहीं होती, अब ओवर्स की मैच बात होती है। तो ये सब कुछ हुआ है और उसमें ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कुछ नहीं करेगी। अब वो चंद बाज़मीर खिलाड़ी जिनके ज़मीर ज़िंदा है वो आज अब ट्विटर पे अफसोस का इजहार कर रहे हैं, जिन्हें क्रिकेट से प्यार है वो कर रहे हैं। बाकी जो है उन पर तो इस तरह है जैसे मौत का साया है, बिल्कुल सांप सूंघ गया है, उस पर बोलते नहीं। ये वो गेम थी जो आज़ाद थी। पाकिस्तान में जो सहूलतकार है उनके खिलाफ तो हो सकती, पकड़े ना, सब पुलिस जाती है, एक छोटे से बुक मेकर पकड़ लेती है, 4 टेलीफोन 3 वायरलेस सेट रख के कर देते जनाब हमने बड़ा। और भाई बड़े बुक मेकर किसी एक को पकड़ा गया है, चले मुझे बता दे किसी एक को पकड़ा गया हो, वो जिसके ताने बाने इंडिया से मिलते हैं, पकड़ा कभी किसी को? मुझसे ले लें डिटेल, मगर मेरे पास ये डिटेल मौजूद है तो इनके पास नहीं होगी। रात को कटिंग कहां पे होती है? पाकिस्तान की सालमियत को देखना चाहिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम को देखना चाहिए, पाकिस्तान की इज्जत को देखना चाहिए। आज हुकूमत ने बेनकाब कर दिया। अब सवाल है, कुछ चीज़ें हम सामने ले आए हैं, अब देखना तो यह है कि क्या ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है अब इस पर एक्शन लेगी? क्या दहशतगर्दों के खिलाफ बात करने वाला अमरीका, दहशतगर्दों के खिलाफ बात करने वाली दूसरी कुव्वतें, क्या अब इन जाली मेल्स, इन जिसका ईची बीची सब कुछ जो है फवाद साहब और शेरजी साहब निकाल के सामने ले आए हैं, क्या इस पर एक्शन होगा? पाकिस्तान तो एक्शन कर रहा है, क्या बाकी करेंगे इंटरनेशनल कुव्वतें? एक बड़ा सवाल है कि क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये नॉन पॉलिटिकल रहेंगे या फिर इन पे पॉलिटिकल का टैग लगा दिया जाए। सवाल ये है कि इन बुक में खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। सवाल ये है कि खेल को सबूताज करने वाले कब तक बेलगाम रहेंगे, उनकी पकड़ कब होगी। नाज़रीन, इसी पे मजीद भी बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि खेल में सियासत को जिस तरीके से मुलव्वस किया गया और खेल को परागंदा करने की कोशिश की गई है, क्या ये पाकिस्तान के इमेज को ख़राब किया गया है या दुनिया भर में खेल के इमेज को ख़राब किया गया है? इसका मुस्तकबिल क्या होगा? अगर ऐसे ही इकदामात उठाए गए तो खेल को किस हद तक नुकसान हो सकता है, इसका काउंटर किस तरीके से करना होगा, इसी बारे में बात करने के लिए हमें कर चुके हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलमान बट साहब और साबिक क्रिकेटर तौफीक उमर साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों हजरात का बेहद शुक्रिया। बट साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आता हूं, आपने क्रिकेट खेली, जिस दौर में आपने क्रिकेट खेली उस दौर में क्या आपको लगता है कि जिस तरह की सिक्योरिटी न्यूजीलैंड को पाकिस्तान में दी गई और ऐन वक्त पर जिस तरीके से इनकार किया गया, इस तरह माजी में कोई भी नमूना आपको देखने को मिले? नहीं जी, ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती और इतनी वेग और इतनी मतलब यूजलेस किस्म का एक्सक्यूज कभी नहीं लगाया गया जो इस सिनारियो में मिला। बट साहब, ये देखिए कि आप बिल्कुल आपने क्रिकेट खेली है, क्रिकेट खेल भी रहे हैं, क्या पहले खेल के अंदर इंटरनेशनल सियासत होती थी? और आज जिस तरीके से हमारे वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात ने बेनकाब कर दिया भारत को कि भारत क्या क्या साजिश कर रहा था, भारत ने कहाँ से साजिश की, मेल्स भारत की तरफ से किस तरह की गई और भारतीय मीडिया के रोल अदा करता रहा, आप क्या समझते हैं सारी चीज़ों के पीछे भारत है और भारत पाकिस्तान के खिलाफ है या क्रिकेट के खिलाफ है? देखिए, आई थिंक इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। आपने शायद इसके अलावा भी सुना होगा कि 5 आइज नाम एक आउटलेट है जो कि ऑब्वियसली सीक्रेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं 5 मुल्कों को। जी। अब उन 5 मुल्कों में तो इंडिया नहीं है, लेकिन उसमें न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जरूर है जिन्होंने अपने दौरों पे आने से मना किया और उनके हवाले से एक बहुत बड़ा आर्टिकल आपको देखने को सुनने को मिला
और फिर डिफरेंट वजूहात आई, एक पास से दूसरी नहीं मिलती। लेकिन जो भी रीजन की पॉलिटिकल डेवलपमेंट है अफगानिस्तान के हवाले से, डेफिनेटली उसका असर तो है। ये जो पॉलिटिकली पाकिस्तान को हर्ट करने की कोशिश की गई है, और ऑब्वियसली क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो हमें यूनाइट करती है, जिसमें हम सबका इंटरेस्ट है। जो पाकिस्तान की बिगेस्ट गेम रियलिटी अगर सब समझा जाए स्पोर्ट, तो यही मेन स्पोर्ट है। तो डेफिनेटली उसको हर्ट करने की कोशिश की गई है। इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज कामयाब नहीं होगी। थोड़ा टफ टाइम जरूर हो सकता है, लेकिन निकल जाएगा पाकिस्तान। टफ टाइम जरूर है, लेकिन पाकिस्तान इससे निकल जाएगा। तौफीक उमर साहब, ब्रेक से पहले हम जब बात कर रहे थे आपस में, तो राना साहब की एक असेसमेंट है। राना साहब का ये कहना है कि आईपीएल के इस वक्त मैचेस जारी हैं और आईपीएल में दुनिया भर के खिलाड़ी शरीक हैं। भारत को ये हरगिज कबूल नहीं है कि उसका जो ये सारा खेल है वो सबूताज हो किसी और सीरीज से, तो इसलिए भारत ने ये इकदाम उठाया। आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स को क्रिकेट से बिल्कुल अलहदा होना चाहिए। ये बहुत देर से पाकिस्तान के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि अब इसको बंद हो जाना चाहिए। इसमें पाकिस्तान का नहीं, इसमें क्रिकेट का नुकसान। और आई थिंक ये चीज़ें जिस तरह से एक्सपोज हो गई हैं, आज आपने देखा होगा कि हमारे जो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें सब चीज़ें एक्सपोज हो गई कि ये सब फेक था। तो आई थिंक कि मैं समझता हूँ कि हमारी जो एजेंसीज हैं, जो वो दुनिया की सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाली एजेंसीज है, और उनको वो मतलब इतने मुश्किल हालात में आप देखें कि उन्होंने पाकिस्तान के हालात जो थे, जब बहुत मुश्किल थे, उस वक्त भी उसको सेटल डाउन किया। आई थिंक कि ये क्रिकेट के लिए और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए आईसीसी को इसमें मैं समझता हूँ कि इन्वॉल्व होना पड़ेगा और उसका सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि आईसीसी जो है इसमें इन्वॉल्व होगी? वहाँ पर भी तो सारी हुकूमत, वहाँ पर भी सारी जो लॉबिंग है वो उन्हीं लोगों की है जिन्होंने ये सब कुछ करवाया। देखें, होना पड़ेगा। इससे अल्टीमेटली आप देखें कि इसमें क्रिकेट का नुकसान है, ठीक है। इसमें आप देखें कि मैं समझता हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि पॉलिटिक्स को क्रिकेट से बिल्कुल अलहदा कर देना चाहिए, और इसको इस चीज़ में मैं समझता हूँ कि अब इंडिया को भी होश के नाखून लेने चाहिए कि वो पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेट करने की जो कोशिश करता रहता है अक्सर, उस चीज़ को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। सलमान भट्ट साहब, आप क्या समझते हैं कि जब एक लॉबी ने पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की है तो एक खिलाड़ी पे जहनी असरात क्या पड़ते हैं? और दूसरी जानिब आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जिस तरह खिलाड़ियों को बकअप किया, हौसला बढ़ाया वर्ल्ड कप के हवाले से, वो कितना फ़ायदेमंद होगा? देखिए, ये तो एक अच्छी चीज़ है। ऑब्वियसली मुश्किल वक्त है, क्रिकेट कम हुई है, वर्ल्ड कप की तैयारी इफेक्ट होगी ये 2 टूर्स के ना होने से। तो इमरान भाई ने तो कोशिश की है कि प्लेयर्स की हौसला अफजाई की जाए, उन्हें अंडर प्रेशर जो वो आए हुए हैं उससे निकालने की कोशिश की होगी, फ्यूचर को टिप्स दी होंगी इवेंट के हवाले से जो आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उससे मदद तो मिलेगी। और बाकी ये जो बात आप कर रहे हैं आईसीसी की या इस तरह की, तो देखिए पूरे दुनिया का ट्रेंड इस टाइम इसी तरह का है। अगर आप यूएन देख लें, कहीं पर वो अपना फुट डाउन करते हैं, कहीं पर नहीं करते। वहाँ पे भी वर्ल्ड पावर्स डिटरमिन करती हैं। तो पाकिस्तान को अपने आप को स्ट्रांग करना है। मैंने इसलिए कहा था कि थोड़ा मुश्किल वक्त है, बट टिल द टाइम पाकिस्तान गेट स्ट्रांग, वंस दैट इज डन, तो काफी हद तक चीजें बेहतर हो जाएंगी। उतनी देर तक हमें इसमें सर्वाइव करना है। हमने पहले भी किया है और इंशाल्लाह हम आगे भी करेंगे। हमने पहले भी सर्वाइव किया, इंशाल्लाह हम आगे भी कर जाएंगे। बहुत शुक्रिया तौफीक उमर साहब और सलमान भट्ट साहब इस हवाले अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और हम जिक्र करते हैं चेयरमैन नैब के हवाले से। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जहां पर खबरें गर्दिश कर रही हैं, वहीं पर अपोजिशन भी मुत्तहिद होती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें जो हैं वो चेयरमैन नैब के हवाले से और नैब अमले के हवाले से जो सख्त स्टैंड अपनाए हुए हैं, ये किस हद तक खतरनाक हो सकता है? अब ये सख्त स्टैंड के लिए अपोजिशन का एक हो जाना, इसकी बड़ी वजह क्या है? राना साहब, इलेक्शन कमीशन देख लें, हुकूमत मुखालिफ, सारी अपोजिशन इलेक्शन कमीशन की हिमायत में। चेयरमैन नैब और नैब के हवाले से हुकूमत सेटिस्फाई, सारी अपोजिशन एक पेज पे। क्या समझते हैं आइंदा का हिकमत अमली क्या होगा? या सर, पहले मुझे एक बात बताएं, क्या आज से पहले जो चेयरमैन नैब रहे हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं सब कुछ होता रहा? आसफ अली जरदारी साहब खुद कहते हैं कि मुझ पे झूठे मुकदमात थे, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी क्यों नहीं चीखी? उस वक्त पीपल्स पार्टी ने स्टैंड क्यों नहीं लिया? उस वक्त दीगर सियासी जमातों ने स्टैंड क्यों नहीं लिया? इसलिए कि उसके बाद सब अच्छा हो जाता था। अब मामला क्या है? अब एक तो आपको बता दूं कि चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ बदतरीन दुश्मन भी दोस्त बन गए। जो आजकल सियासी बदतरीन दुश्मन थे ना, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये भी आपस में तय कर चुके हैं। अब तय क्यों किया?
कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा होता है, आसिफ अली जरदारी पे मनी लॉन्ड्रिंग के केस साबित हो गए, चीज़ें निकल आई, पैसे कुछ लोगों से ले लिए गए, वसूल रिकवरियाँ होगी, कुछ नहीं हुई, आगे लैंड माफिया कभी काबू नहीं आता था, लोग रोते थे, जलील होते थे, उनसे रिकवरियाँ, आपको पता आज भी एक बहुत बड़ी रिकवरी हुई, जो एक लैंड बहुत बड़ी प्रॉपर्टी एसोसिएशन के, यहाँ कह सकते हैं बहुत बड़ी सोसाइटी के मालिक जो फौत हो गए हैं पिछले दिनों, उनके कितने क्लेमर्स को आज पैसे सरकारी तौर पे मिलने शुरू हो गए। उसके बाद आप आज ना ज़रा आप लिस्ट निकालते जाएं, ख्वाजा आसफ पर्चा हो गया इन पे, आगे आप चलें हनीफ अब्बासी, जवेद लतीफ़ इंक्वायरी हो रही है, राना सनाउल्लाह, उसको बरजीज़ ताहिर, मरियम, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमज़ा, इसाक डार, आप एक लिस्ट निकाल दें। मेरे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जवेद लतीफ़ पे क्या इल्ज़ामात हैं, उसके अलावा आप देख लें बरजीज़ ताहिर पे क्या हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान, दुरानी साहब, शर्जील मेमन, आप ज़रा लंबी एक लिस्ट निकाल लें। पहली दफ़ा अक्सर पे केसेस पुराने भी हैं, पुराने केसेस हैं, पुराने केसेस थे, उनको पूछता कोई नहीं था। पहले चेयरमैन नैब माजरत से आते थे, जो जनाब पूछ के जी हजूर इंक्वायरी करी है ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ, नहीं, बस खामोश हो गए। अब नैब ने अगर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मोहम्मद बूटा चने वाला नहीं पकड़ा गया, शीदा पानों वाला नहीं पकड़ा गया, बड़े लोगों पे हाथ डाल रहा है, तो सारे इकट्ठे हो गए, सब ने कहा जी अब जो मर्जी हो जाए, इनको एक दफ़ा रगड़ा लगा दें। तो ये कसूर है असल। मैं कह रहा हूँ फिर भी नैब के अंदर भी कुछ गलत लोग होंगे जो नीचे लोगों को तंग कर रहे होंगे, लेकिन जो क्रेडिट जाता है हमें वो तो देना चाहिए ना। अगर आप अब क्या हुआ, आप एक मीटिंग में ये तय हुआ, मैं आपको ये भी बता दूं, इस्लामाबाद में मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद छोटे मियाँ साहब का बिलावल साहब से रब्ता हुआ, उसके बाद मौलाना साहब से भी रब्ता हुआ, उसके बाद बाहर भी रब्ता हुआ, कहा गया भाई अगर हमने अपने केसों को बचाना है, अगर आने वाले वक्त में बड़े लोगों ने रहना है, तो फिर इसको ना आने दो, किसी ना किसी तरीके से इतना पैसे डाल दो एक ये भी ना आए, और दूसरा जो नया अगर आना चाहे तो वो इतना खौफजदा हो कि हम सियासी लोगों को ना पकड़े, यानी सियासी लोग जो हैं इनको नहला धुला कर, इनके तमाम चाहे वो पीटीआई के अंदर हो, नून लीग में हो, पीपल्स पार्टी में, उनको ना पकड़ा जाए, बाकी सारी दुनिया को पकड़ा जाए। और लैंड माफिया भी सियासी लोग उनके पीछे खड़े हैं, बाकी जो कभी सर अब मुत्तहिद हो चुकी है कि अगर अपना पॉलिटिकल करियर बचाना है तो इस इशू पे एक पेज पे रहना होगा। नाज़रीन इस पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन अब कुछ हम सियासी मंजरनामे पे बात करेंगे। पाकिस्तान की सियासत कौन सा रुख इख्तियार कर रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ये कहते हैं कि जब 5 साल की हुकूमत ख़त्म होगी तो आवाम ये नहीं देखेगी कि आपने चेंजेस कितने किए हैं, आवाम ये देखेगी कि आपने जो गोल अचीव करने थे उनमें से कितने गोल अचीव किए हैं, आपने अपनी गवर्नेंस को कितना बेहतर बनाया है। जबकि अपोजिशन ये समझती है, अपोजिशन की एक बड़ी जमात ये समझती है कि हमें जो नुकसान पहुंच रहा है वो हमें अंदरूनी तौर पर पहुंच रहा है, हुकूमत हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही। अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हुकूमती राय और अपोजिशन के मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब ने। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुखारी साहब सबसे पहले आगाज करते हैं हुकूमती गवर्नेंस पे। क्या समझते हैं मौजूदा हालात में पेट्रोल का महंगा हो जाना, हुकूमत का ये क्लेम करना कि खत्ते में सबसे कम है, सोने की कीमत में इजाफा होना, डॉलर की उड़ान बढ़ते रहना, महंगाई में इजाफा होना, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट भी हुकूमत के मुखालिफ आना, हुकूमत किस हद तक 5 साल पूरे करने पर महंगाई को कंट्रोल कर लेगी? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया आपके प्रोग्राम में बोलने का। गुजारिश यह है कि किसी भी रजीम को या किसी भी पार्टी को जो इलेक्शन जीत कर आने का दावा करे उसको 2 तरीके से परखा जा सकता है। एक ये कि उसने वादे क्या किए थे और पूरे कितने किए हैं, और दूसरा ये कि उनकी गवर्नेंस का लेवल क्या है। दोनों एतबार से अगर आप पीटीआई की हुकूमत को जज करने निकलेंगे तो आपको कोई बहुत अच्छे या बहुत आला नताइज जो है वो आप अखज़ नहीं कर पाते। एक तो इमरान खान साहब के वो कंटेनर पर खड़े होकर इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो वादे थे
जिनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका तज़किरा किया जा सकता है। कभी उन्होंने कहा हमारे पास 200 माहिरीन की टीम है, हम पाकिस्तान के सारे मसाइल 90 दिन में हल कर देंगे। 90 दिन में एहतसाब होना था, 11 अरब रुपए की रोज़ाना करप्शन होती थी, वो रोकनी थी। तो एक तो दावों के पस मंज़र में अगर आप उन्हें जांचें तो हर एक दावे और हर एक वादे और हर एक अज़्म के सामने एक अदद यू टर्न आपको खड़ा हुआ दिखाई दे देगा। अब आ जाए गवर्नेंस का ये लेवल कभी पाकिस्तान की तारीख में बद से बदतर दौर में नहीं रहा जो आज है। असल में खराबी यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब हैज स्टार्टेड बिलीविंग हिज ओन गवर्नमेंट्स प्रोपेगेंडा। उनको जो बता दिया जाता है वो उसको बिलीव करके और फिर उसको प्रोजेक्ट करने बैठ जाते हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटीज से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। यही सबसे बड़ा डिलेमा है इस हुकूमत का। आप ये देखिए, हुकूमत को जज किया जाता है कि जो गरीब आदमी की, कॉमन मैन की हालत उनके इक़्तिदार में आने से पहले थी, क्या वो बेहतर हुई है या अबतर हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए आपको किसी रॉकेट साइंस की जरूरत है। ग्राउंड रियलिटीज को आप एक झलक देख लीजिए, उसकी आपको पता चल जाएगा कि वो जो दावा किया था फिरदौस आशिकवान साहिबा ने और असद उमर ने कि अभी तो चीखें निकलनी है, अभी तो आने वाले दिनों में और ज्यादा सख्तियां होंगी, वो उन्होंने IMF की कंडीशनैलिटीज जो है उसको तस्लीम करके उनको इम्प्लीमेंट करके साबित तो कर दिया है। तो दोनों ही एतबार से, चाहे वो गवर्नेंस है चाहे अपने वादे पूरे करने का जहां तक ताल्लुक है, हुकूमत हर तरह से हमें नाकाम दिखाई देती है। बुखारी साहब, हुकूमत नाकाम दिखाई देती है, महंगाई हो गई, आम आदमी, गरीब आदमी तंग है, मुलाजमीन तंग है, तबका चीख रहा है, ताजर चीख रहे हैं। इसके बावजूद भी अपोजिशन की तहरीक में वो जोर नज़र नहीं आता। अब अपोजिशन अवाम को बाहर नहीं निकाल सकी, अवामी रद्द अमल का सामना नहीं करना पा रहा। आप क्या समझते हैं, अपोजिशन भी नाकाम हो गई? देखिए राणा साहब, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। जो हकायक हैं वो हमारे सामने हैं। एक PDM का इत्तेहाद बना था और ख्याल ये था कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कर देगा जिससे इस हुकूमत के खिलाफ इफेक्टिवली कोई कैंपेन जो है वो लॉन्च की जा सकती थी। लेकिन आपने देखा किस तरीके से इस PDM को तोड़ने की जिम्मेदार कौन है। मैं पीपल्स पार्टी का नाम लूंगा तो शायद मैं अपनी बात पूरी न समझा सकूं, लेकिन जहां पर्सनल इंटरेस्ट सुप्रीम हो जाता है किसी भी अलायंस के मुकाबले में, वहां फिर उस अलायंस का यही हाल होता है जो PDM का हुआ। देखिए, जो जरदारी साहब ने तकाजा किया था कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ लाएं और आके इसकी क़यादत करें, तब हम PDM में रहेंगे, ये बात उस वक्त तो सामने नहीं आई थी जब 26 पॉइंट जो हैं वो PDM ने तय किए थे। उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ नहीं थे। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में जाती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी मौत आप मर जाएगी। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब इस हवाले से अपने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में आगही के हवाले से। हमारी कौम में आगही कितनी है? जब कोरोना वबा का फैलाव मंजर आम पर हुआ तो आवाम मानने को तैयार नहीं थी। फिर रफ्ता रफ्ता जब मरीज बढ़ना शुरू हुए, आपके अजीज़ो अकारिब इस मूजी मर्ज में मुब्तला होना शुरू हुए, तो फिर आपको इदराक हुआ कि कोरोना वबा जो है ख़तरनाक है। फिर इसकी वैक्सीन आई। वैक्सीन के हवाले से अभी तक अफराद मखमसे का शिकार है कि ये वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। इतनी आगही के बाद भी अभी तक अवाम मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसी ही एक वैक्सीन जो है वो पोलियो वैक्सीन भी है। मुद्दतों हो गए, अभी भी कुछ लोग पोलियो वैक्सीन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। दूर दराज के इलाकों में चले जाएं तो लोग अपने बच्चों को छुपा लेते हैं और ये कहते हैं कि हमारे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है। तो इसकी आगही को किस तरह आगे बढ़ाना होगा? डॉक्टर्स का किरदार इसमें क्या हो सकता है? पोलियो वर्कर्स का किरदार इसमें क्या हो सकता है? अवाम का किरदार इसमें क्या होना चाहिए? इसी मंजरनामे पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है तर्जुमान इंसदाद पोलियो मुहिम बलोचिस्तान डॉक्टर आफ्ताब काकड़ साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, जिस तरह पोलियो वैक्सीन मुहिम पाकिस्तान में जारी है, एक केसेस रवां साल में रिपोर्ट हुआ है, क्या समझते हैं कि इसकी आगही को किस हद तक मुअस्सर बनाना होगा और मुनज़्ज़म बनाने के लिए किन तराकीब को इस्तेमाल करना होगा? बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस प्रोग्राम में बुलाया ताकि मैं
अपने नाजरीन को बता सकूं कि पोलियो किस तरह का मौजी मर्ज़ है और वो किस तरह से बच्चों को पैरालाइज करती है। बेसिकली इशू ये है कि ये तो हर शख्स का इस कम्युनिटी में उसका एक अब जुज़ है कि अभी हम हर एक को बताएं कि पोलियो एक मौजी मर्ज़ है और इससे हमने अभी अपने आप को मतलब आज़ाद करना इस बीमारी से, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क, एक पाकिस्तान और एक अफ़गानिस्तान रह गए हैं जिसमें ये मर्ज़ पाया जाता है। और अब पूरी दुनिया से ये ख़त्म हुआ। तमाम दुनिया जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसकी आंखें और उनका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पे है। और इसमें फिर ये भी मैं कहता चलूँ कि हमारा मुकाबला एक ऐसे मुल्क से है कि जिसमें आपको पता है कि न तो कानून है, जैसे अफ़गानिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास तो सब कुछ है, डॉक्टर्स हैं, हम पोलियो प्रोग्राम एक बड़ा अच्छा मतलब एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम हमारे पास मौजूद है, जबकि अफ़गानिस्तान में पोलियो प्रोग्राम की एक्टिविटीज़ भी काफ़ी अरसे से सस्पेंड हैं। उसके बावजूद भी हमारे पास और अफ़गानिस्तान के पास केसेस भी एक जैसे हैं, एक केस है। अब इसमें यह है कि उसमें ज़ाहिर बात है हम तो अपने तरीके से जो पोलियो प्रोग्राम की एक्टिविटीज़ चल रही हैं हम तो काफ़ी मोबिलाइजेशन करते हैं, हम काफ़ी लोगों को अवेयरनेस देते हैं डिफरेंट तरीक़ों से, मतलब मीडिया के ज़रिए, टीवी टॉक शो के ज़रिए हम मतलब जाके हाउस टू हाउस मोबिलाइजेशन भी करते हैं और जाके कम्युनिटी के जितने भी एल्डर्स हैं उनको भी बुला के बिठा के और उनको भी बताते हैं। जहाँ जहाँ पे हमारे पास रिफ्यूज़ल्स आते हैं और जहाँ इनकारी लोग होते हैं उनमें हम जाके हर तरह से कोशिश करते हैं ताकि वो कन्विंस हो और हम उन्हें कतरे पिलाएं। अब ऐसा है कि ये ज़ाहिर बात है हमें हमारे जितने भी बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, इन द सेंस कि गवर्नमेंट अपने तरीके से बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रही है। तमाम मशीनरी गवर्नमेंट की स्टार्ट फ्रॉम अगर आप चीफ सेक्रेटरी से लेके एक तहसीलदार तक, पटवारी तक, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस, लेवीज़, तमाम लोग जब भी इंसदाद पोलियो की मुहिम शुरू होती है तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको चाहिए कि वो अवेयरनेस कैंपेन चलाएं और तमाम लोगों को ये बताएं कि ये कतरे हमने अपने बच्चों को पिलाने हैं। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन भी बहुत बेहतर है पाकिस्तान में और अल्लाह का फजल है कि इस साल अभी तकरीबन ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जनवरी के 27 जनवरी को लास्ट केस रिपोर्ट हुआ है, वो भी बलूचिस्तान में किला अब्दुल्ला डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद हमारे पास केस भी नहीं है। और जो हम नालियों में गटर के पानी में चेक करते हैं कि कहीं वायरस तो नहीं है किसी इलाके में, और हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट में भी हम देखते हैं बड़ा काम कर रहे हैं। पोलियो फ्री पाकिस्तान कब तक देख रहे हैं? क्या इस साल में अल्लाह के फजल करम से हम इसमें कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे पोलियो वर्कर्स ने शहादतें दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, आप देखेंगे सुबह शाम दिन को आप देखेंगे कि बर्फ़बारी हो, बारिश हो, तूफ़ान हो, गर्मी हो, और यहाँ पे बर्फ़बारी में मतलब 1-1, 2-2 फुट, 3-3 फुट की बर्फ़बारी होती है। उसके बावजूद हमारे पोलियो वर्कर कभी भी वो नहीं थके, वो काम करते हैं। और आप जैसे कह रहे हैं कि पोलियो फ्री पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला, अभी मैंने जैसे कहा कि पिछले 8-9 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह कोई ह्यूमन केस मतलब हमारा किसी बच्चे में पोलियो वायरस की निशानदेही नहीं हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल है, जैसा कि आपने ये कहा कि सिर्फ दुनिया में 2 ममालिक ऐसे हैं जो अभी तक पोलियो फ्री नहीं हो सके, क्या वजह है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं जहाँ पे आगाही भी कम होती है वहाँ पे पोलियो नहीं है और पाकिस्तान में अभी तक मौजूद है? कौन सी हर्डल्स थी जिनका अभी तक सामना करना पड़ा? बेसिकली कम्युनिटी में थोड़ी सी रेजिस्टेंस है और वायरस उन बच्चों में सरवाइव करता है जिन बच्चों में इम्यूनिटी ना हो, जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत ना हो, जिन बच्चों को वैक्सीन ना मिली हो, और जिन इलाकों में रूटीन इम्यूनाइजेशन जिसको हम हिफाजती टीकाजात कहते हैं, जो कि मैं कहता हूँ कि हर एरिया में
जिस घर में भी बच्चा है उसके साथ देखेंगे आसपास रूटीन इम्यूनाइजेशन के सेंटर मौजूद होते हैं। उन सेंटर में हमारी कम्युनिटी जाती नहीं है, इंजेक्शन नहीं लगाती। अगर वो रूटीन इम्यूनाइजेशन की कवरेज 80 या 90% तक पहुँचे तो फिर ये वायरस कब का ख़त्म हो चुका होता। लेकिन हमारे लोग ये नहीं रूटीन इम्यूनाइजेशन के इंजेक्शंस नहीं लगाते बच्चों को, और उसके साथ साथ उन कम्युनिटी में ये वायरस बल्कि पाकिस्तान में क्यों मौजूद है वो इस वजह से कि हमारे काफ़ी सारी कम्युनिटी पोलियो वैक्सीन को नहीं मानती, वो कतरे नहीं देते, जिसकी वजह से फिर पोलियो वायरस को स्पेस मिलता है और वो जाके जो भी बच्चा इम्यून ना हो, जिसको वैक्सीन ना मिली हो, उनको ये वायरस लग जाता है और वो पैरालिसिस हो जाती है। साहब, अब आपको क्या लगता है पाकिस्तान के कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर अब भी आपको दिक्कत पेश आ रही है कि वहां पर लोग ज़हनी तौर पर तैयार नहीं या वहां पर मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है? ऐसा है कि मैं तो बलूचिस्तान के हवाले से आपसे बात करूंगा। बलूचिस्तान में हमें जो दिक्कत पेश आती है वो क्वेटा, पश्चिन, किला अब्दुल्ला और चमन डिस्ट्रिक्ट वो इलाके हैं जिसमें हमें दिक्कत पेश आती है, जिसमें रेजिस्टेंस पेश आती है और काफ़ी सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं कि वो कतरे नहीं पिलाती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें सक्सेस मिल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे जितने भी नालियों के हम गटर का पानी जब चेक करते हैं वो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, हमारे पास उसमें वायरस नहीं आ रहा। और उसके साथ साथ बच्चे जितने भी हमने चेक किए, अगर कोई भी बच्चा में फालज का मिलता है, वो पोलियो वायरस जब किसी भी बच्चे को इफ़ेक्ट करता है तो उसके जो सिम्पटम्स होते हैं या जो लगता है वो बिल्कुल फालज की तरह होता है। तो वो भी हमने काफ़ी सारे बच्चे चेक किए, उसमें भी हमें वायरस नहीं मिला। एक खुशाइन बात है डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि जैसा कि एक कम्युनिटी का हिस्सा अदालत से रुजू करता है और उसने ये कहा कि हम कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, तो अदालत ने ये हुक्मनामा जारी किया कि जब हुकूमत इतनी तगोदो कर रही है कि वो अपने हर एक शहरी को बचा सकें तो आपकी ये दरख्वास्त नहीं मानी जाएगी। हुकूमत पाबंदियां भी लगा रही है कि किसी तरीके से हम कोरोना फ्री हो जाएं। तो जब पाकिस्तान में एक आधा केसेस रिपोर्ट हो रहा है, हम नतीजा हासिल करने के करीब हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि पोलियो के हवाले से भी इस तरह के सख्त इकदाम उठाने की ज़रूरत? ऐसा है कि हम नहीं चाहते, बल्कि हम एज अ टेक्निकल पर्सन हम ये नहीं चाहते कि हम कम्युनिटी पे सख्ती करें और उनको ज़बरदस्ती कतरे पे लाएं। हम तो कोशिश ये करते हैं कि हम तो हाउस टू हाउस मोबिलाइजेशन करते हैं। जो भी बच्चे के फैमिली वाले अगर बड़े कतरे नहीं पिलाते तो हम उनके पास जाके उनके पास बैठते हैं, इनको समझाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह में सक्सेस भी मिल रही है। अगर हम देखें पिछले साल में 2018 या 19 में देखें, हमारे पास तकरीबन कोई 30-40 हज़ार 50 हज़ार के करीब रिफ्यूज़ल्स हुआ करते थे और भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस दफ़ा में काफ़ी सक्सेस मिली है और हमने स्ट्रेटजी अपनाई है उसमें हमारे रिफ्यूज़ल्स काफ़ी हद तक बिल्कुल अगर हम ये भी कहें कि काफ़ी हद तक हमने इस पे काबू पाया और हमारे इसी वजह से इन्वायरमेंटल सैंपल और अभी पोलियो के केसेस नहीं आ रहे कि हमने ऑलमोस्ट कम्युनिटी को हम वैक्सीनेट करें। लेकिन अभी एक चैलेंज ये है हमारे पास कि हमने इस स्टेटस को बरकरार रखना है। हमने ये जो पोलियो फ्री अभी हमारे पास जो केसेस नहीं आ रहे हैं, ये स्टेटस हम उस वक्त बरकरार रख सकते हैं कि हम अपनी इम्यूनाइजेशन की कवरेज बढ़ाएं, हमारे पास कम्युनिटी में कोई भी बच्चा अनवैक्सीनेटेड ना हो, हम अपने रूटीन इम्यूनाइजेशन जो हिफाजती टीका जाते हैं उसकी कवरेज बढ़ाएं और हर उस कम्युनिटी तक पहुंचे जो कि बहुत दूर दराज इलाकों में रहते हैं। अगर कोई भी कम्युनिटी हमसे मिस हो जाती है, हिफाजती टीका जात लगवाने की जरूरत है, अवाम में आगाही फैलाने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जल्द ही पोलियो फ्री पाकिस्तान हो और पाकिस्तान इस तगोदो में कामयाब करार पाए। बहुत शुक्रिया आफ्ताब काकड़ साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।